इस अलौकिक आवाज ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। क्या उन्होंने जियान समूह के खिलाफ जाने की हिम्मत की? हर कोई आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा। तभी उसने जियान ए को शांत भाव और होठों पर चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देखा। दूसरी ओर बाई झोउ ने आज्ञाकारी रूप से नंबर प्लेट को अपने हाथ में उठाया। इन दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब था। जो बात सभी को भ्रमित कर रही थी वह ये थी कि चाहे वह बाई झोउ हो या जियान ए, वे सभी के लिए अपरिचित चेहरे थे। उन्हें कोई जानता ही नहीं था। ये दो लोग कौन हैं? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उस आदमी की शक्ल बहुत आकर्षक है। अगर मैंने उसे पहले देखा होता तो मुझे वह याद होता। उस लड़की ने अभी कीमत बताए। है ना? क्या ये बकवास नहीं है? निजी बातचीत शुरू हो गई। हर कोई उन दोनों को अलग नज़र से देखता था। कुछ उन्हें आकार दे रहे थे, जबकि अन्य उत्सुक थे। जियान चांगशेंग ने भी उन्हें हैरान नज़र से देखा। हालांकि चूंकि उन्होंने कमरे में रोशनी कम कर दी थी क्योंकि वे स्क्रीन पर एक वीडियो चला रहे थे। जियान चांगशेंग, जो आगे की पंक्ति में बैठे थे, जियान ए और बाई झोउ को नहीं देख सके जो कोने में छिपे हुए थे। इस समय चेन लेई ने धीमी आवाज में कहा, अध्यक्ष जियान, जमीन के इस टुकड़े की कीमत अधिकतम 50 मिलियन युआन होनी चाहिए। इसे विकसित करना काफी कठिन है। मुझे लगता है कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि चेन लेई का सेंचुरी ग्रुप और जियान चांगशेंग का जियान ग्रुप कट्टर दुश्मन थे, लेकिन उनके बीच एक अच्छा निजी संबंध था। चेन लेई के शब्द वास्तव में वही थे जो वह सोच रहे थे। हालांकि बैयून शहर में वर्तमान रियल एस्टेट उद्योग लगातार विकसित हो रहा था। स्कूलों के आसपास की भूमि हमेशा डेवलपर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रही थी। चूंकि नियम निर्धारित किए गए थे, इसलिए निर्माण में कठिनाई बहुत बड़ी थी। इस समय जियान चांगशेंग विवादित था। जियान समूह ने पिछले कुछ वर्षों में अन्य उद्योगों में भी दखल देना शुरू कर दिया था। जियान चांगशेंग हमेशा से एक मनोरंजन पार्क बनाने के लिए बैयून शहर में 10,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन का एक टुकड़ा ढूंढना चाहता था। मेजबान ने अभी यह भी कहा कि जमीन का ये टुकड़ा वर्तमान में बैयून शहर में जमीन के सबसे बड़े टुकड़े के रूप में नीलाम किया जा रहा है। यदि वह जमीन के इस टुकड़े से चूक गया तो और कुछ नहीं होगा। चेन लेई ने जो कहा उसके बारे में सोचते हुए, हालांकि जमीन का ये टुकड़ा एक मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित करने के लिए बहुत उपयुक्त था। 36 मिलियन युआन की वर्तमान बोली वास्तव में सीमा तक पहुंच गई थी। यदि वह बोली बढ़ाता है तो अन्य लोग अनिवार्य रूप से कहेंगे कि उनका जियान समूह अन्य खिलाड़ियों को धमका रहा है और जानबूझकर बोली बढ़ा रहा है। जब मेजबान ने उल्टी गिनती शुरू की तो जियान चांगशेंग झिझक रहा था। 46 मिलियन युआन एक बार जा रहा है। 46 मिलियन युआन 2 बार जा रहे हैं। 46 मिलियन युआन। जैसे ही वह हथौड़ा मारने वाला था, जियान चांगशेंग के दिल में संघर्ष हुआ। उसने जल्दी से अपना कार्ड उठाया और दांत पीस लिए। 39 मिलियन युआन। जियान चांगशेंग बहुत दृढ़ निश्चयी थे। हाइचेंग जिले की भूमि के अलावा वह बैयून शहर के किसी अन्य जिले के लिए 50 मिलियन युआन की बोली नहीं लगा सका। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाता, जियान ए ने बिना सोचे समझे कहा, 52 मिलियन युआन। जब बाई झोउ ने ये देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा मुस्कुराया और एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की। ऐसा लग रहा था कि सेक्ट मास्टर जमीन के इस टुकड़े को पाने के लिए कृतसंकल्प थे, ये सोचते हुए कि वह 50 मिलियन युआन का भुगतान करने वाला व्यक्ति होगा। बाई झोउ को तुरंत लगा कि वह उपयोगी है और उसने तुरंत अपनी नंबर प्लेट उठाई। हर कोई फिर अवाक रह गया।
उन्होंने जियान ए को और भी अधिक जटिल भावों और खोजी आंखों से देखा। कोई भी यह याद नहीं कर सकता कि बइयुन शहर में रियल एस्टेट उद्योग में और कौन जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकता है जिसे विकसित करना आसान नहीं था। जियान चांगशेंग ने भौहें चढ़ा दीं। उसे सहज ही लगा कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर ऐसा किया है। जमीन की कीमत बाजार मूल्य से कहीं अधिक हो गई थी। वे जानबूझकर उसके खिलाफ जा रहे थे। हालांकि वह गुस्से में था। जियान चांगशेंग कई वर्षों से व्यवसाय की दुनिया में था। जियान ग्रुप की आज की शानदार उपलब्धियों का संबंध उसकी शांति से था। दूसरे विचार पर जियान चांगशेंग अब इतना क्रोधित नहीं था। यदि कोई शक्तिशाली कंपनी जमीन का ये टुकड़ा नहीं खरीदती तो ये किसी के लिए भी मुसीबत बन जाती। हालांकि जियान चांगशेंग के लिए जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा छूट जाना अफसोस की बात थी, लेकिन इसकी मौजूदा कीमत ने उसे आवेगी होने की अनुमति नहीं दी। जमीन के एक टुकड़े के लिए 50 मिलियन युआन। यदि उसने भविष्य में अच्छा निवेश नहीं किया तो संभवतः उसे विफलता का सामना करना पड़ेगा और सब कुछ खोना पड़ेगा। चूंकि जियान चांगशेंग ने पहले ही हार मान ली थी, इसलिए अन्य कंपनियों के लोग स्वाभाविक रूप से इस तर्क को समझ गए। मेजबान ने उल्टी गिनती की और हथौड़ा मारा। उन्होंने कहा, बधाई हो, बोली लगाने वाले नंबर 13। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मेजबान को रजिस्टर में बोली लगाने वाले नंबर 13 के अनुरूप रियल एस्टेट कंपनी का नाम मिला। फिर उन्होंने कहा, जमीन का पहला टुकड़ा ईस्ट सी रियल एस्टेट द्वारा 52 मिलियन युआन में खरीदा गया था। पूर्वी सागर रियल एस्टेट। हर कोई एक दूसरे को देखने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। एक नई कंपनी? मुझे नहीं पता। मैंने हमारे शहर की रियल एस्टेट दुनिया में ऐसी किसी कंपनी के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। यह शायद एक नई पंजीकृत कंपनी है। जमीन के इतने बड़े टुकड़े को खरीदने के लिए 50 मिलियन युआन लापरवाही से निकालने में सक्षम होने के लिए इसके पीछे का मालिक बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सभी ने फिर से अटकलें लगाना शुरू कर दिया क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने ईस्ट सी रियल एस्टेट के बारे में सुना था। अब जबकि इसने सुर्खियां बटोर ली हैं, दूसरों को सावधानी बरतनी होगी। जियान चांगशेंग और चेन लेई आगे की पंक्ति में बैठे थे। हालांकि उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी, लेकिन उनके दिल में ईस्ट सी रियल एस्टेट का नाम याद था। नीलामी जारी रही और भूमि के दूसरे, तीसरे और चौथे टुकड़े में भी बड़े उपयोग योग्य क्षेत्र थे। हालांकि जियान ए ने अब कोई कदम नहीं उठाया। रियल एस्टेट कंपनी अभी अभी स्थापित हुई थी। अगर उसने एक बार में इतनी सारी जमीन खरीदी तो यह अपरिहार्य था कि हर कोई कंपनी को निशाना बनाएगा और वह पूरे बइयुन रियल एस्टेट जगत की सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगी। इसलिए जियान ए बहुत लालची नहीं थी, खासकर जब से उसने पहले ही जमीन का पहला टुकड़ा प्राप्त कर लिया था। जमीन के इस पहले टुकड़े का मूल्य निस्संदेह उसके दिल में सबसे बड़ा था। इसके बाद हम जमीन के 5वें टुकड़े के लिए बोली लगाएंगे। इस समय मेजबान ने कहा, यह इस नीलामी के लिए जमीन का आखिरी टुकड़ा भी है। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, जमीन के 5वें टुकड़े का वीडियो स्क्रीन पर आ गया। पहली चीज जो उनकी नज़रों में गई वह बइयुन सिटी ट्रेन स्टेशन थी। इस समय मेजबान ने समझाना शुरू किया। भूमि का 5वां टुकड़ा हाइचेंग जिले के केंद्र में स्थित है और 3500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है। ये बइयुन सिटी ट्रेन स्टेशन के निकट है। पहले ये बइयुन शहर में एक थोक कपड़ा बाजार था। शहर की योजना के कारण बाजार को स्थानांतरित कर दिया गया था और जमीन का ये टुकड़ा अब बेकार है।
आधे साल पहले सरकार ने इस थोक बाजार की इमारत को पहले ही ध्वस्त कर दिया था और भूमि अब किसी भी समय पुनर्निर्माण के लिए तैयार है। बुनियादी स्थिति का परिचय देने के बाद मेजबान ने रुककर कहा, जमीन की शुरुआती कीमत 15 मिलियन युआन है। प्रति बोली वृद्धि 2 मिलियन युआन है। बोली अब शुरू होती है 17 मिलियन युआन, 21 मिलियन युआन, 25 मिलियन युआन, 31 मिलियन युआन। जैसे ही मेजबान ने बोलना खत्म किया, जमीन के इस टुकड़े की कीमत दोगुनी हो गई। हर किसी के मन में जमीन के इस टुकड़े के प्रति स्पष्ट इच्छा थी। हाइचेंग जिले में भूमि के इस टुकड़े के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति बेहतर थी। ये बैयून सिटी ट्रेन स्टेशन के निकट था, जिसका अर्थ था कि यह शहर के केंद्र में था। वहाँ की जमीन पहले से ही महंगी थी। ये कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से भाग्य के कारण था कि वे जमीन के इस बेकार टुकड़े का सामना कर सके। जियान ए ने शुरू में कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, लेकिन उसकी आंखें ऐसा नहीं कर सकीं। मदद करो लेकिन प्रकाश करो। कोई भी समझदार व्यक्ति जमीन के इस टुकड़े की कीमत बता सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज ये समापन था। कीमत बढ़ गई और जल्द ही 40 मिलियन युआन तक पहुंच गई। बाई झोउ ने तुरंत अपनी भौहें उठाईं और जियान ए की ओर देखा। बॉस, अगर हम जमीन का ये टुकड़ा खरीद भी लें, तो भी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगले 2 वर्षों में इसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। जियान ने मुस्कुराया। ऐसे अद्भुत स्थान पर भूमि के इतने उत्कृष्ट टुकड़े के साथ, चाहे हम इसे किसी भी प्रकार की परियोजना में विकसित करें, हम बिना नुकसान के कमाएंगे। जियान ए की बातें सुनकर बाई झोउ समझ गई और उसने तुरंत अपना कार्ड उठाया। 43 मिलियन युआन। वर्तमान में कीमत पहले से ही जमीन के पहले टुकड़े के करीब पहुंच रही थी। हालांकि भूमि के पहले टुकड़े का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक था, जो भूमि के 5वें टुकड़े से कई गुना अधिक था। हालांकि इसके बेहतर स्थान और सराहना के लिए स्थान पर भरोसा करते हुए, भूमि के 5वें टुकड़े की कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। बाकी कंपनियों को भी ये तर्क समझ में आया। बोली चिंता की स्थिति में आ गई और जियान चांगशिंग और चेन लेई ने भी अपनी बोलियां वापस ले लीं। जमीन के इस आखिरी टुकड़े की बोली के दौरान ही आज की नीलामी अपने चरम पर थी। 51 मिलियन युआन। चेन लेई ने अपनी बोली बढ़ा दी। वर्तमान में सेंचुरी कॉरपोरेशन के पास कोई फसल नहीं थी। चेन लेई उद्योग में सतर्क रहने के लिए प्रसिद्ध थे। अब जब उसने जमीन के इस 5वें टुकड़े को छोड़ने से इनकार कर दिया, तो ये स्पष्ट था कि वह जमीन के इस टुकड़े की कीमत समझ गया था। 53 मिलियन युआन। जियान चांगशिंग ने फिर से बोली लगाई। कीमत पहले ही 50 मिलियन युआन से अधिक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यह जियान ग्रुप और सेंचुरी ग्रुप के बीच प्रतिस्पर्धा है। तब तक अधिकांश कंपनियां पहले ही पीछे हट चुकी थीं। बोली के इतने ऊंचे प्रतिरोध का सामना करते हुए ये स्पष्ट था कि वे शक्तिहीन थे। 50 मिलियन युआन। बाई झोउ फिर से लड़ाई में शामिल हो गई, जिसने अन्य कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया। ईस्ट सी रियल एस्टेट का यह व्यक्ति जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए पहले ही 50 मिलियन युआन से अधिक खर्च कर चुका था। फिर भी वह अभी भी जमीन का एक और टुकड़ा खरीदने की कोशिश कर रहा था। 100 मिलियन युआन कोई छोटी रकम नहीं थी, यहाँ तक कि जियान ग्रुप जैसे बड़े निगम के लिए भी इसे पूरा करना मुश्किल था। चेन लेई ने कहा 57 मिलियन युआन। जियान चांगशिंग ने कहा 59 मिलियन युआन। बाई झोउ ने कहा 60 करोड़ युआन। कीमत बढ़ती गई। उन 3 लोगों के अलावा जो अभी भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बाकी लोग इस नीलामी में दर्शक बन गए थे, विशेष रूप से
ईस्ट सी रियल एस्टेट की राजधानी ने उन्हें गुप्त रूप से चौंका दिया। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि क्या ईस्ट सी रियल एस्टेट किसी अन्य प्रांत के एक बड़े निगम द्वारा स्थापित कंपनी थी और यह बैयून शहर के बाजार में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी। जियान भावहीन होकर सीट पर बैठी रही, जैसे हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं था। यह इस कारण से भी था कि बाई झोउ ने निडर होकर बोलियों का पालन किया। जब तक बॉस नहीं बोलता, वह बिना किसी चिंता के बोली लगा सकता था। 73 मिलियन युआन। जियान चांगशेंग ने फिर से बोली लगाई। ये सुनते ही सभी में हड़कंप मच गया। इस कीमत ने पिछले 2 वर्षों में बैयून शहर की भूमि नीलामी में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। ये वास्तव में जियान समूह था। चेन लेई ने तुरंत चुपचाप आह भरी। उनके सेंचुरी कॉरपोरेशन ने हाल ही में सेंचुरी मैंशन का विकास पूरा किया था। हालांकि इस विकास की व्यापारिक स्थिति अच्छी थी, फिर भी उन्होंने अभी तक सभी अपार्टमेंट नहीं बेचे थे। कंपनी के पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी और वह अधिकतम 70 मिलियन युआन का भुगतान कर सकता था। चेयरमैन जियान, मैं अब आपसे नहीं लड़ूंगा, चेन लेई ने धीरे से कहा और असहाय होकर मुस्कुराया। जियान चांगशेंग ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद चेयरमैन चेन। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाते, हॉल में एक आलसी आवाज गूंजी, 80 मिलियन युआन। गा। सबके चेहरे पर भाव जम गए और हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि मेजबान भी दंग रह गया। थोड़ी देर बाद उसने प्रतिक्रिया दी और उल्टी गिनती शुरू कर दी। 80 मिलियन युआन एक बार जा रहे हैं। 80 मिलियन युआन 2 बार जा रहे हैं। 80 मिलियन युआन 3 बार जा रहे हैं। सौदा। इस फैसले ने सभी को होश में ला दिया। सभी ने घूमकर देखा कि वह युवा महिला जिसने 80 मिलियन युआन चिल्लाया था, लापरवाही से कुर्सी के सामने झुक रही थी, जैसे कि पहले बोली उसकी ओर से नहीं आई थी। जियान चांगशेंग स्तब्ध रह गया। जब उसे होश आया तो सब कुछ तय हो चुका था। 80 मिलियन युआन। दूसरे पक्ष ने सीधे तौर पर अपनी बोली में 7 मिलियन युआन जोड़ दिए। वे बराबरी का खेल नहीं खेलना चाहते थे और बराबरी नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय वे ऊपरी सीमा को सील करना चाहते थे। बैयून शहर में जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य के साथ, भले ही स्थान उत्कृष्ट हो और जमीन का हर इंच महंगा हो, इसका मूल्य 80 मिलियन युआन की खगोलीय कीमत तक नहीं पहुंचेगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जियान चांगशेंग को बहुत अधिक सोचने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसे बस यही लगा कि दूसरी पार्टी जानबूझकर उसके और जियान समूह के खिलाफ जा रही है। अन्यथा जमीन के जिन 2 टुकड़ों के लिए वह लड़ना चाहता था, वे इस कंपनी के हाथों में क्यों जाते? यहाँ तक कि जियान चांगशेंग, जो अपनी भावनाओं को आसानी से नहीं दिखाते थे, अपनी अभिव्यक्ति को बरकरार नहीं रख सके। क्या उन्होंने सोचा कि जियान समूह अधिक पैसा नहीं निकाल सकता? वे कर सकते, लेकिन वह अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दे सकते थे। यही कारण था कि वह इसे लेटे हुए नहीं ले सकता था। चेन लेई, जो किनारे पर खड़ा था, हंसना चाहता था। हालांकि यह परिणाम अप्रत्याशित था, लेकिन जब उसने जियान समूह को पीड़ित देखा तो वह खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। एक पुराने प्रतियोगी के रूप में उन्होंने शुरू में सोचा था कि जमीन का ये टुकड़ा जियान चांगशेंग के हाथों में होगा। कौन जानता था कि कोई काम में बाधा डालेगा और जियान समूह से वसायुक्त मांस के 2 टुकड़े चुरा लेगा। जियान समूह, जो वर्षों से बैयून रियल एस्टेट की दुनिया में धड़ल्ले से चल रहा था, ने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की होगी। मेजबान ने जोर से घोषणा की, बोली लगाने वाले नंबर 13 को बधाई। जमीन का ये 5वां टुकड़ा ईस्ट सी रियल एस्टेट ने 80 मिलियन युआन में खरीदा था। इस बिंदु पर
अचल संपत्ति की नीलामी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। हर कोई अपने चेहरे पर अलग अलग भाव लिए एक एक करके नीलामी हॉल से बाहर चला गया। कुछ खुश थे, जबकि अन्य दुखी थे। जैसा कि कहा जाता है, मांस से अधिक भेड़िए थे। आज कम से कम 20 रियल एस्टेट कंपनियां आई थीं, लेकिन सरकार ने जमीन के केवल 5 टुकड़े ही बोली के लिए रखे। वर्तमान में ईस्ट सी रियल एस्टेट सबसे बड़ा विजेता था और उन्होंने खगोलीय कीमतों पर जमीन के सबसे बड़े और सबसे अच्छे दोनों टुकड़े जीते थे। अचानक सामने आए इस रहस्यमयी कंपनी की ओर इसकी शक्तिशाली निर्भीकता और मजबूत फंड ने सभी का ध्यान पूरी तरह आकर्षित किया। इसलिए जैसे ही बाई झोउ और जियान ए हॉल से बाहर निकले, अन्य कंपनियों के कई प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क किया। बाई झोउ का स्वभाव नेक था और यह स्पष्ट था कि उनकी पृष्ठभूमि असाधारण थी, इसलिए हर कोई सहज रूप से उसे अपना प्राथमिक लक्ष्य मानता था। उन्होंने उन्हें अपने नाम कार्ड सौंपे और आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में सहयोग कर सकते हैं। बाई झोउ को पता था कि उनकी भूमिका संप्रदाय मास्टर की असली पहचान दूसरों के सामने छिपाने की थी, इसलिए उन्होंने किसी को मना नहीं किया। उन्होंने उनके साथ खुलकर बातचीत की और कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ नाम कार्डों का आदान प्रदान करते हुए खुशी से बातचीत की। जियान ए चुपचाप भीड़ से पीछे हट गई, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने चेन लेई को मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते देखा। युवा महिला, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। चेन लेई ने जियान ए को पहचान लिया और तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। जब जियान ए ने चेन लेई को देखा तो वह मुस्कुराई। वह उसे अंदर से पहचान चुकी थी। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे पहचान लिया, उसने विनम्रता से उत्तर दिया, अंकल चेन, क्या संयोग है। चेन लेई जियान ए के सामने खड़ी हो गई और गहरी नज़र से उसे देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्या आप अंकल चेन को इस ईस्ट सी रियल एस्टेट की उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं। चेन लेई ने इधर उधर की बातें नहीं की। उसने खुलकर पूछा, क्योंकि उसे संदेह था, भले ही जियान ए ने बुलाया था। कीमत आज। चेन लेई अभी भी एक 14 वर्षीय लड़की को एक रियल एस्टेट कंपनी से नहीं जोड़ सकी जो आसानी से 100 मिलियन युआन का भुगतान कर सकती थी। इसलिए वह वास्तव में जियान ए से बाई झोउ की पृष्ठभूमि के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था। जियान ए बाई झोउ को देखने से खुद को रोक नहीं सका, जो दूसरों के साथ बातचीत कर रही थी। फिर उसने चेन लेई की ओर देखा और कहा, अंकल चेन, अगर मौका हो तो हम एक समय की व्यवस्था कर सकते हैं। ये स्पष्ट था कि उन दोनों का भाग्य बदला हुआ था। जियान ए ने हाल ही में बईयून रियल एस्टेट की दुनिया में प्रवेश किया था। यदि उसके पास एक मजबूत पृष्ठभूमि वाला बिजनेस पार्टनर होता तो चीजें उसके लिए बहुत आसान होतीं। उनकी पहली पसंद चेन लेई का सेंचुरी ग्रुप था। शुरुआत में उन दोनों की राहें एक दूसरे से टकरा गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेन लेई ने जियान ए पर एक अद्भुत प्रभाव छोड़ा। उसने किसी को बचाने की इच्छा से ही ओल्ड जी को बचाया था, लेकिन चेन लेई ने तुरंत उसे पुनर्भुगतान के रूप में घर खरीदने के लिए 50% की छूट दी। व्यवसाय तब तक जल्दी नहीं जागते थे जब तक कि उनके पास हासिल करने के लिए कुछ न हो, लेकिन चेन लेई के कार्य जियान ए की नज़र में मानवता से भरे हुए थे। केवल एक व्यवसाय जो पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं था, वह वास्तव में एक व्यवसाय होने का सार समझ सकता है। ये सुनकर चेन लेई दंग रह गए, लेकिन जब उन्होंने जियान ए के चेहरे पर विचारोत्तेजक मुस्कान देखी तो उन्हें आत्मज्ञान महसूस हुआ। वह तुरंत मुस्कुराया और सिर हिलाया। छोटी बच्ची, तुमने मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य दिया है। चेन लेई को जियान ए की पहचान पहले से ही पता थी। उस मामले में
कृपया इसे मेरे लिए गुप्त रखें। अंकल चेन, जियान ए ने कहा और चंचलता से पलकें झपकाईं। चेन लेई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो लड़की, चाचा अपना मुंह बंद रखेंगे। जियान ए ने अपना फ़ोन निकाला। अंकल चेन, मुझे अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं कुछ देर बाद आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है। चेन लेई ने जियान ए का फ़ोन लिया और खुद को फ़ोन किया। वह पूछना नहीं भूला, तुम्हारा नाम क्या है? जियान ए ने चेन लेई का फ़ोन नंबर अंकल चेन के रूप में रिकॉर्ड किया और कहा, अंकल, बस मुझे जियो ए कहकर बुलाओ। चेन लेई ने जियान ए का पूरा नाम नहीं पूछा। इसके बजाय उसे लगा कि उसे उस नाम से बुलाने से उनका रिश्ता और भी करीब आ जाएगा। उसने तुरंत जियान ए का फ़ोन नंबर इस रूप में सहेजा। जब जियान ए ने ये सुना तो वह धीरे से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। उस दिन जब उसने ओल्ड जी को बचाया, अंकल चेन ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसे पहले ही 50% की छूट दे दी थी। बूढ़े जी ने कहा कि वह बाकी आधा पैसा दे देंगे। हालांकि जियान ए के परिवार ने ओल्ड जी का आभार स्वीकार नहीं किया, बल्कि केवल चेन लेई की 50% छूट स्वीकार की। उसे उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड जी इसे याद रखेंगे और इसके लिए अंकल चेन को भी दोषी ठहराएंगे। जियान ए ने कहा, मेरी माँ का जी ग्रुप के नाइट क्लब का महाप्रबंधक होना पहले से ही एक बड़ा उपकार है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि उस दिन की घटना अचानक हुई थी। अगर कोई और होता तो मैं उन्हें अभी भी बचा लेता। मुझे बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं थी। चेन लेई ने उसकी ओर घूरकर देखा। फिर आपने मेरी 50% छूट क्यों स्वीकार की? जियान ए मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आपके क्षेत्र में बूढ़े जी को कुछ हुआ है। यदि मैं नहीं होता तो आपकी लॉबी में कोई मर गया होता। बेशक, मुझे आपका धन्यवाद स्वीकार करना होगा। ये देखकर कि जियान ए कितना समझदार था, चेन लेई हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने बेबसी से सिर हिलाया। तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो। जब वे दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, बाई झोउ ने खुद को बाहर निकाला और उनकी तरफ चला गया। उसने चेन लेई की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, चेयरमैन चेन, मैं ईस्ट सी रियल एस्टेट से बाई झोउ हूँ। ये सुनकर चेन लेई दंग रह गए, लेकिन वह बाई झोउ से हाथ मिलाना नहीं भूले। उसने आश्चर्य से कहा, तुम मुझे जानते हो? बाई झोउ ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे ईस्ट सी रियल एस्टेट ने अभी अभी बईयुन रियल एस्टेट की दुनिया में घुसपैठ की है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से अपना होमवर्क करना होगा। चेन लेई समझ गए। बाई झोउ के पास था एक असाधारण असर। हालांकि वह युवा दिखते थे और कुछ हद तक चुलबुले भी थे, लेकिन उनमें एक नेता की अदृश्य आभा थी। जब वे एक दूसरे की ओर देखते थे तो उसे भी दबाव महसूस होता था। अंकल चेन, मुझे बाद में कुछ करना है, इसलिए मैं छुट्टी ले लूँगा। हम फ़ोन पर एक दूसरे से संपर्क करेंगे, जियान ए ने हल्के से कहा। जब चेन लेई वापस होश में आया तो वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, अंकल आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे होंगे। अब और रुके बिना जियान ए और बाई झोउ जल्दी से सिटी हॉल से बाहर चले गए। कुछ ही दूरी पर जियान चांगशेंग ने उस व्यक्ति के पीछे की ओर देखा जो दरवाजे से गायब हो गया था। उसकी भ्रांति कम नहीं हुई। उस दिन वह बहुत परेशान था। अब तक वह इससे उबर नहीं पाए थे। जमीन का पहला टुकड़ा छोड़ना उचित था, लेकिन जमीन का 5वां टुकड़ा खोना जियान चांगशेंग के लिए एक जबरदस्त क्षति थी। सचिव को पता था कि अध्यक्ष अच्छे मूड में नहीं हैं, इसलिए वह केवल अपना सिर सिकोड़कर किनारे खड़ी रह गईं। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अप्रत्याशित रूप से
जियान चांगशेंग ने अचानक एक लंबी सांस ली और कहा, इस ईस्ट सी रियल एस्टेट के बारे में और जाने। जियान चांगशेंग के शांत होने के बाद उन्हें पता चला कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस कंपनी की पृष्ठभूमि का पता लगाना है। इतनी बड़ी वित्तीय सहायता के साथ यह अनिवार्य रूप से भविष्य में जियान समूह की अचल संपत्ति के विकास में बाधा बन जाएगा। उसे सावधान रहना था। सचिव को होश आया और उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, अध्यक्ष महोदय। कार में बाई झोउ ने लापरवाही से अपने हाथ में नाम कार्ड के ढेर को देखा। उसने जियान ए की ओर देखा और मुस्कुराया। बॉस, हम आज सुर्खियों में थे। क्या आपने अभी उन लोगों का उत्साह नहीं देखा? उन्होंने मुझे लगभग जिंदा ही निगल लिया था। जियान ए ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं। बाई झोउ भयभीत लग रही थी। उसने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं और शर्माने का नाटक किया। बिल्कुल नहीं। खांसी। ची यांग, जो गाड़ी चला रहा था, अजीब तरह से खांसी। उसने अपने आमतौर पर ठंडे रहने वाले मास्टर को इस तरह का व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। जियान ने मुस्कुराया लेकिन मजाक करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने विषय बदल दिया और कहा, आज हमारे सहपाठी का जन्मदिन है और हम एक दिन के लिए बैयुन माउंटेन हॉट स्प्रिंग्स जा रहे हैं। मुझे पहले से ही जमीन के इन 2 टुकड़ों के विकास का विवरण पता है। मैं आज रात फिर से योजना बनाऊंगी और गणना करूंगी। कल दोपहर 4 बजे कंपनी में बैठक करने के लिए कंपनी के उच्च अधिकारियों को इकट्ठा करें। मैं तब सभी को विस्तार से बताऊंगी। बाई झोउ ने भी अपनी अभिव्यक्ति दूर रखी और सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझता हूँ। अंत में कार बैयुन स्क्वायर पर रुकी और जियान ए खुद कार से बाहर निकली। बाई झोउ के चले जाने के बाद जियान ए ने चौक में लगी बड़ी घड़ी की ओर देखा। नियत समय से अभी 1 घंटा बाकी था। उसने अपनी जेब को छुआ। जियान ए ने 1000 से अधिक युआन बचाकर रखे थे। इसमें से अधिकांश उसके भाई का था। ये सोचकर कि आज लिन यी का जन्मदिन है, जियान ए ने इसे निकाला और लिन यी को एक उपहार खरीदने की योजना बनाई। बेशक वह ये सारा पैसा खर्च नहीं कर सकती थी। वह उन सबको अपने साथ ले आए। बैयुन स्क्वायर हाइचिंग जिले के सबसे समृद्ध क्षेत्र में था। इसके आसपास कई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल थे। अभी भी जल्दी थी, इसलिए जियान ए निकटतम वानबो वाणिज्यिक भवन की ओर चल दिया। अपने पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब जियान ने एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर खरीदारी करने गई थी। हालांकि बैयुन शहर 2002 में समृद्ध था, लेकिन मॉल में केवल कुछ ही बुटीक थे। विदेशी ब्रांडों का आगमन भी व्यापक नहीं था। 80% दुकानें स्थानीय उत्पाद थीं। सड़क पर हर जगह ऑडियो स्टोर देखे जा सकते थे। दुकान के प्रवेश द्वार पर एक लोकप्रिय गायक रेन जियानकी के पोस्टर लगे थे। दुकानों के बाहर लगे साउंड सिस्टम भी अब सबसे लोकप्रिय संगीत बजा रहे थे। इस समय उन्हें गाने सुनने के लिए अभी भी टेप खरीदने की जरूरत थी। यहाँ तक कि लेज़र डिस्क भी अभी तक लोकप्रिय नहीं हुई थी। किसने सोचा होगा कि बाद में इंटरनेट के तेजी से विकास के दौरान लेज़रडिस्क का युग केवल कुछ वर्षों के लिए ही बढ़ा और इंटरनेट ने इसे बंद कर दिया। रिकॉर्डिंग उद्योग में भारी गिरावट आई। जियान ए ने पहले ही सोच लिया था कि लिन यी के लिए क्या खरीदना है। वह तुरंत वानबो कमर्शियल बिल्डिंग में दाखिल हुई और सीधे तीसरी मंजिल पर चली गई। जब वह छात्रा थी तब गोयू फाउंटेन पेन जियान ए का सपना था। हालांकि वह इसे खरीदने के लिए कभी इच्छुक नहीं थी क्योंकि सबसे बुनियादी शैली की कीमत 100 युआन के करीब थी। जियान ए ने केवल फाउंटेन पेन का उपयोग किया था जिनकी कीमत केवल कुछ युआन थी। जब जियान ए बाद में बॉस बन गया
तो गोयू आर्थिक उद्योग के प्रभाव के तहत बंद हो गया था। जब वह काउंटर पर पहुंची तो उसने देखा कि अंदर विभिन्न शैलियों के कई गोयू फाउंटेन पेन प्रदर्शित थे। उनमें से हर एक चमकता हुआ लग रहा था। वे उत्तम थे। एक सिल्वर ग्रे पेन तुरंत जियान ए की दृष्टि रेखा में प्रवेश कर गया। कलम स्थिर चमक के साथ चिकना और चमकीला था। ये 299 युआन की कीमत के साथ भव्य पैकेजिंग बॉक्स में चुपचाप पड़ा हुआ था। यह कीमत जियान ए के 1 महीने के गुजारा भत्ता के बराबर थी। लेकिन इस फाउंटेन पेन की गुणवत्ता और शैली ने उसे तुरंत लिन यी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जियान ए ने सोचा कि उसे ये पसंद आएगा। नमस्कार, कृपया इस फाउंटेन पेन को लपेटने में मेरी मदद करें। जियान ए ने बिना किसी हिचकिचाहट के काउंटर पर महिला से बात की। महिला ने फाउंटेन पेन निकाला और जियान ए को देखकर मुस्कुराई। क्या आप इसे किसी को दे रहे हैं या स्वयं इसका उपयोग कर रहे हैं? हमने अभी अभी उत्कीर्णन तकनीकें पेश की हैं, इसलिए हम आपको पेन पर नाम उकेरने में निःशुल्क मदद कर सकते हैं। इंटरनेट युग में उत्कीर्णन तकनीक व्यापक हो गई थी, यहाँ तक कि अगर आप एक कप ऑनलाइन खरीदते हैं तो दुकान आपसे पूछेगी कि क्या आप उस पर कुछ उकेरना चाहते हैं। लेकिन 2002 में ये तकनीक नई थी। जियान ए ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। मुझे एक शब्द उकेरने में मदद करें। वह खरीदे गए उपहार के साथ वानबो कमर्शियल बिल्डिंग से बाहर आए और उसी रास्ते से बयून स्क्वायर लौट आए। उसे एहसास हुआ कि गुआन ताओ जल्दी आ गया था। जियान ए को देखकर गुआन ताओ ने अपना हाथ लहराया। जियान ए आगे बढ़ गया। गुआन ताओ ने तुरंत जियान ए के हाथ में उपहार देखा और पूछा, क्या आपने लिन यी को जन्मदिन का उपहार खरीदा है? ये बैग विशेष रूप से गोयू द्वारा बनाया गया था। गुआन ताओ ने इसे एक नज़र में पहचान लिया और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक गोयू फाउंटेन पेन? आपने कितना खर्च किया? आप इसे खरीदने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जियान ए ने शुरू में सोचा कि यह कुछ भी नहीं था। हालांकि उसे याद आया कि वे सभी छात्र थे और फाउंटेन पेन खरीदना बहुत व्यावहारिक नहीं था। आखिरकार उसके शरीर में आत्मा अब 14 साल की नहीं रही। हालांकि गुआन ताओ की प्रतिक्रिया ने जियान ए को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। यह सही है, उसने अपने जीवन में कभी गोयू फाउंटेन पेन का उपयोग नहीं किया था, लेकिन पहली बार उसने इसे किसी और के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में खरीदा था। हालांकि उसने इसके बारे में सोचा और राहत महसूस की। आखिरकार लिन यी वह व्यक्ति थी जिस पर वह अपने पिछले जीवन में 3 वर्षों तक क्रश रही थी। वह इस उपहार के योग्य था। जियान ए मंद मंद मुस्कुराया और उसे एक बहाना मिल गया। लिन यी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण शायद उन्हें साधारण फाउंटेन पेन पसंद नहीं आएगा। गुआन ताओ ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि जियान ए के लिए उसका दिल दुख गया जब उसने सोचा कि कैसे वह दोपहर के भोजन के लिए मीटबॉल का ऑर्डर देना भी सहन नहीं कर सकती। क्या यह महंगा है? गुआन ताओ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जियान ए आराम से मुस्कुराया। ये ठीक है, मैं इसे वहन कर सकता हूँ। ये देखकर गुआन ताओ केवल अपने दिल में चुपचाप आह भर सकती थी। कुछ समय पहले प्रेम पत्र की घटना के कारण हर कोई जानता था कि जियान ए को लिन यी पसंद है। हालांकि गुआन ताओ की नज़र में लिन यी ने जियान ए को अस्वीकार कर दिया, फिर भी जियान ए के कार्यों के आधार पर उसके मन में लिन यी के लिए भावनाएं थीं। ऐसा नहीं है कि उसे जियान ए के लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन उसे चिंता थी कि जियान ए के प्रयासों का प्रतिकार नहीं किया जाएगा। कुछ ही समय बाद एक लिमोजीन उन दोनों के सामने रुकी। खिड़की नीचे की ओर लुढ़क गई और जिया क्विंगहुआन का चेहरा बाहर आ गया। जियान ए
गुआन ताओ, जल्दी से कार में बैठो। खिड़की के माध्यम से जियान ए ने कार के अंदर लिन यी, यान तियान और गाओ यांग को देखा। गाओ यांग के बगल में यू मेंग्याओ था। उन दोनों ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और कार में बैठने के लिए नीचे झुके। फिर वे जिया क्विंगहुआन के पास बैठे। गुआन ताओ ने तुरंत चारों ओर देखा और इस कार के इंटीरियर का आकार देखा। उसने हैरान भाव से कहा, ये तो वैसा नहीं लग रहा जैसा हम पिछली बार बैठे थे। जब जिया किंगहुआन ने ये सुना तो वह मुस्कुराई और समझाया, पिछली बार हम यान तियान की कार में बैठे थे। आज ये कार लिन यी के परिवार की है। दोनों ने स्ट्रेच लिंकन लिमोजीन का विस्तार किया है। कार का मॉडल वही है, लेकिन इंटीरियर अलग है। गुआन ताओ ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो। कार के कोने में कुछ ब्रांडेड शॉपिंग बैग थे। वे जिया क्विंगहुआन के थे और बाकी लिन यी के जन्मदिन के तोहफे थे। जैसे ही जियान ने अंदर गया, जिया क्विंगहुआन ने जियान ए के हाथ में बैग देखा। उसने तुरंत जियान ए की ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, ओह, लिन यी के लिए एक उपहार। ये लिन यी के लिए एक उपहार था, इसलिए जियान ए ने बहस नहीं की। उसने उदासीनता से सिर हिलाया और उपहार लिन यी को सौंप दिया। जन्मदिन मुबारक हो, ये गुआन ताओ और मेरी ओर से कुछ है। गुआन ताओ चौंक गई और उसने तेजी से अपना हाथ हिलाया। नहीं, नहीं, लिन यी, उसकी बकवास मत सुनो। जियान ए ने यह उपहार खरीदा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। उसने देखा कि मैंने कोई उपहार नहीं खरीदा और जानबूझकर ऐसा कहा। गुआन ताओ थोड़ा शर्मिंदा था। लिन यी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं खरीदा। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लिन यी ने फूलों वाली शर्ट और हल्के भूरे रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उनके नए बाल सामान्य से थोड़े छोटे थे, लेकिन इससे उनका चेहरा बेहतर दिख रहा था। वह मुस्कुराया और गुआन ताओ से कहा कि यह ठीक है। फिर वह जियान ए का उपहार लेने के लिए पहुंचा। मुस्कुराने और फुसफुसाने से पहले उसने जियान ए को अपनी चमकदार आंखों से 2 सेकंड तक देखा। धन्यवाद। यान तियान ने बगल से शॉपिंग बैग पर नज़र डाली। जब उसने देखा कि यह गोयू फाउंटेन पेन है, तो वह सदमे में जियान ए को देखने से खुद को नहीं रोक सका। जियान ए की पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ फाउंटेन पेन का ये ब्रांड सस्ता नहीं था। जिया किंगहुआन एक सीधी सादी इंसान थी, इसलिए वह जियान ए के कपड़ों के कोने को खींचने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, जियान ए, तुमने बहुत पैसा खर्च किया है। जियान ए केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। 299 युआन वास्तव में एक सामान्य हाई स्कूल के छात्र के लिए कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन इन अमीर बच्चों के लिए इसका उल्लेख करना उचित नहीं था। उनके आश्चर्यचकित होने का कारण ये था कि वे जियान ए की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानते थे। जिया क्विंगहुआन के प्रोत्साहन के तहत लिन यी ने मौके पर ही जियान ए का उपहार खोला। यह एक उत्कृष्ट सिल्वर ग्रे पेन था। लिन यी ने तुरंत देखा कि पेन के बीच में एक यी अक्षर उकेरा हुआ था। लिन यी को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी उंगलियां कलम पर उकेरे शब्दों को सहलाने लगीं और उसकी अभिव्यक्ति सौम्य हो गई। थोड़ी देर के बाद लिन यी ने जियान ए की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। जियान ए ने अपनी भौहें उठाईं और शांति से उत्तर दिया, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मुझे ये बहुत पसंद आया। लिन यी ने कहा और सावधानी से पेन को वापस बॉक्स में रख दिया और उसे वापस बैग में भर लिया। हालांकि उन्होंने जियान ए के उपहार को अन्य लोगों के साथ कार के कोने में नहीं रखा। इसके बजाय उसने अपना बैग उठाया और उसमें सामान भर लिया।
लिन यी की गतिविधियों की श्रृंखला सहज थी और उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि दूसरों की नज़र में उनके पीछे का अर्थ स्पष्ट नहीं था। यान तियान ने तुरंत गाओ यांग की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या हो रहा है? मैंने उसे 20,000 युआन से अधिक मूल्य की एक घड़ी दी, लेकिन मैं उसे इतना सावधान रहते हुए नहीं देखता। गाओ यांग ने भावहीन ढंग से चश्मे को अपनी नाक के पुल पर धकेला, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि एक बार जब उसने अपने चश्मे को धक्का दिया तो इसका मतलब था कि उसके दिल में उतार चढ़ाव हो रहे थे। जिया किंगहुआन ने लिन यी को अस्पष्ट रूप से देखा और फिर जियान ए की ओर देखा। उसके पूरे चेहरे पर भावनाएं लिखी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि उसे लगा कि वे दोनों असाधारण स्थिति में थे। हालांकि किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया। आखिरकार लिन यी और जियान ए का रिश्ता अजीब था। कुछ समय पहले जियान ए ने लिन यी को एक प्रेम पत्र दिया था, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। यदि वे अब बहुत अधिक बोलते हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, सोचा, क्या इससे उन दोनों को फिर से शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा? कार बैयून शहर से बाहर चली गई। सड़कों पर नज़ारा बदल गया। चूंकि बैयून शहर के आसपास कई गांव थे, शहर के बाहर की खुली जगह खेतों से भरी हुई थी। अब चूंकि वसंत ऋतु थी, खेत जुताई में व्यस्त किसानों से भरे हुए थे। जब कार बैयून माउंटेन हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट में दाखिल हुई, तो आसमान पहले से ही थोड़ा अंधेरा था। ये हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट एक परियोजना थी जिसे जियान ग्रुप ने पिछले साल विकसित किया था। ऐसा कहा गया था कि उन्होंने व्यापक परिवर्तन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डिज़ाइन योजनाकार को आमंत्रित किया था। कार धीरे धीरे रिजॉर्ट की मुख्य इमारत के सामने कृत्रिम फव्वारे के सामने रुकी। वे सभी कार से बाहर निकले। लिन यी ने सभी उपहार कार में छोड़ दिए और केवल अपने साथ रखा स्कूल बैग ले गए। उन्होंने ऊपर देखा और जियान यी को देखा, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तेजी से उनकी ओर चल रहा था। हालांकि जब उन्होंने जियान यी के बगल वाले व्यक्ति को देखा, तो उनके भाव बदल गए। यह कोई और नहीं बल्कि ली युनमेई थी। जिया क्विंगहुआन उपहास करने वाले पहले व्यक्ति थे। साफ था कि वह गुस्से में थी। इस व्यक्ति के साथ क्या है? वह जानती है कि जियान ए और ली युनमेई के बीच झगड़े हैं, लेकिन फिर भी वह उसे यहाँ ले आए। मुझे पता था कि व्यवस्था करने के लिए उसे छोड़ना अविश्वसनीय होगा। लिन यी ने ली युनमेई को भी देखा। उसे याद आया कि ली युनमेई ने उसकी वजह से जियान ए को तालाब में धकेल दिया था। उसने तुरंत जियान ए की ओर चिंता से देखा और माफ़ी मांगते हुए फुसफुसाया, मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि वह आएगी। जियान यी ने मुझे इसकी जानकारी नहीं दी। जियान ए को स्वाभाविक रूप से पता था कि लिन यी को इसकी जानकारी नहीं थी। इसके अलावा आज लिन यी का जन्मदिन था। वह अपने मामलों के कारण हर किसी का मज़ा कम नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है। चूंकि जियान यी उसे यहाँ ले आए, इसलिए उसे अलग करना अच्छा नहीं होगा। जियान ए के शब्दों के बावजूद लिन यी की अभिव्यक्ति अभी भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने जियान यी के प्रति कुछ पूर्वाग्रह भी विकसित कर लिए। जियान यी को हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव नजर नहीं आए। वह आगे बढ़ी और उत्साह से उनका स्वागत किया। आखिरकार आप यहाँ आ गए। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। पहले जाकर जांच करो। हर किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार आज लिन यी का जन्मदिन था। वे ली युनमेई की वजह से इतना महत्वपूर्ण दिन बर्बाद नहीं कर सके। होटल की लॉबी में सभी ने जियान यी का पीछा किया। जियान यी आज रात की व्यवस्थाओं का परिचय देना नहीं भूले। मैंने सभी के लिए एक हॉट स्प्रिंग विला की व्यवस्था की है।
ये पूरे रिजॉर्ट होटल में सबसे अच्छा है। बाद में हर कोई एक कमरा चुनेगा। फिर हम रात के खाने के लिए रेस्तरां में जाएंगे और लिन यी का जन्मदिन मनाएंगे। रात के खाने के बाद हम हॉट स्प्रिंग पर जा सकते हैं। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। जियान यी को किसी ने उत्तर नहीं दिया। जियान यी यह सोचकर आगे बढ़ी कि हर कोई सहमत है कि उसकी योजना सही थी। वह आत्मसंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकी। फ्रंट डेस्क पर जब परिचारक ने जियान यी को देखा तो वह गर्मजोशी से मुस्कुराया। मिस यी, क्या आपके सहपाठी यहाँ हैं? जियान यी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे विला की चाबी दो। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, क्योंकि यह जियान यी के परिवार का व्यवसाय था। जियान यी के साथ यह ऐसा था जैसे किसी ने हरी बत्ती जला दी हो। कुछ अनावश्यक और जटिल प्रक्रियाओं से छूट दी गई और उन्हें फ्रंट डेस्क पर चाबी प्राप्त हुई। सभी लोग दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने वाली बस में चढ़े और पीछे के रिजॉर्ट विला क्षेत्र की ओर चल पड़े। गुआन ताओ पहले कभी इतनी उच्च श्रेणी की जगह पर नहीं गया था, यहाँ तक कि उन्होंने सड़क के किनारे सभी प्रकार के अच्छे दिखने वाले डिजाइनों के साथ लॉन भी बनाया। वे विभिन्न कृत्रिम पहाड़ और फव्वारे देख सकते थे और वहाँ कलात्मक मूर्तियाँ भी थीं जो उन्हें चकित कर देती थीं। ये जगह बहुत अच्छी है। गुआन ताओ जियान ए के कान में फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। जियान ए ने थोड़ा सिर हिलाया। ये कहना होगा कि जियान ग्रुप द्वारा विकसित ये हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट बुरा नहीं था। समग्र नवीनीकरण और डिज़ाइन पुराना नहीं होगा, भले ही 10 साल बाद भी हो। इस दिन और युग में गर्म पानी के झरने जैसी चरम अवकाश गतिविधियां अभी तक देश में लोकप्रिय नहीं हुई थीं। ये हो सकता था। देखा गया कि जियान समूह के पास उद्योग में अपनी अनूठी दृष्टि और उन्नत निवेश आदर्श थे। इस समय जियान यी, जो आगे की पंक्ति में बैठा था, अचानक मुड़ा और उन दोनों की ओर देखा। छात्र जियान ए और छात्र गुआन ताओ शायद ही कभी ऐसी जगहों पर आते हैं, है ना? हमें इसे पूरी तरह से अनुभव करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना होगा। जियान यी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ शांति से कहा। कोई भी यही सोचेगा कि वह विचारशील और सावधानी बरतने वाली थी। हालांकि क्या उनका यह मतलब नहीं था कि उन्हें इस अवसर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि अन्यथा उन्हें भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं मिलेगा जैसा कि अपेक्षित था। ली युनमेई, जो किनारे पर थी, ये सुनकर उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, यी, आप बहुत दयालु हैं। यदि आप नहीं होते तो कुछ लोग शायद कभी नहीं जान पाते कि गर्म पानी के झरने में भीगना कैसा लगता है। जियान ए की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने ली युनमेई की ओर देखा और स्पष्ट रूप से कहा, लिन यी ने हमें आमंत्रित किया है। इसका जियान यी से क्या लेना देना है? कुछ लोग बिन बुलाए आए थे। उनकी त्वचा शहर की दीवार से भी मोटी है। जियान ए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। आखिरकार आज लिन यी का जन्मदिन था। हालांकि कुछ लोगों को डांट खाने के लिए उसका पीछा करना पसंद था। बिना बुलाए कौन आ गया? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ली युनमेई गुस्से में थे। उसने जियान ए की ओर देखा और चिल्लाई। वह पहले से ही नाराज थी कि लिन यी ने अपने जन्मदिन समारोह के लिए उसके बजाय जियान ए और गुआन ताओ को आमंत्रित किया। बाद में जब उसे पता चला कि यी आएगी, तो उसने यी से उसे भी आने देने की विनती की। अप्रत्याशित रूप से जियान ए ने सार्वजनिक रूप से अपनी दुखती रग पर चुटकी ली। ली युनमेई स्वाभाविक रूप से अपने पैर पटकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जियान यी ने ये देखा और तुरंत मध्यस्थ बनने के लिए कूद पड़े। उसने उत्सुकता से उन्हें सांत्वना दी, बहस मत करो, मैं जियो मेई को यहाँ लाया हूँ।
मुझे खेद है कि मैंने पहले सभी को सूचित नहीं किया। मैंने सिर्फ सोचा था कि चूंकि हम सभी सहपाठी हैं, इसलिए हम अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक साथ मजा कर सकते हैं। उसने लिन यी की ओर दयनीय दृष्टि से देखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। लिन यी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह।